मेरे प्यारे साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वन डे गुरु। आज का मेरी सिर्फ एक ही वीडियो आ पाई है, अभी थोड़ा टाइम की प्रॉब्लम है, इसलिए मैं आज टाइम मिला है तो मैं एक वीडियो डाल रहा हूँ। मेरे पर डिमांड आ रही थी कि सर शिक्षा शास्त्र जो केवीएस का है उसके लिए कौन सी बुक खरीदें, कौन सी बुक लें, कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें। फिर इसलिए मुझे वीडियो बनाने की थोड़ा सा टाइम भी है। अब डेली मेरी वीडियो आएगी, इसलिए सिर्फ मैं आज उसी के टॉपिक को लेकर आया हूँ। केबीएस के लिए जो शिक्षा शास्त्र है 60 नंबर का स्पेशल है क्या कि एक चीज़ को आप सिर्फ मैं 2 मिनट लूँगा मोटिवेशन के लिए। आपको नौकरी लेनी है। आजकल क्या हो रहा है कि जो भी एग्ज़ाम आता है सीधे कोर्स खरीदते हैं कि सी टेट का आया तो 5 घंटे की क्लास, केवीएस का आया तो 5 घंटे की क्लास। और आप ये अपने आप को एनालाइज कीजिए कि आप ऑलरेडी हाई स्कूल, इंटर, बीएससी, ये जो भी बीए, एमएससी जो करके आए हैं, बीएड, बीटीसी सब करके आए हैं। अब बताइए आप उसमें क्या सीखा? कुछ तो सीखा ही होगा ना। सारी साइकोलॉजी है उसमें, तो वही चीज़ इम्प्लीमेशन करनी है। आपको मैं बता दूं, नौकरी लगाने का सिर्फ एक ही मंत्र है कि आपको जितनी प्रैक्टिस कर पाएंगे समझ लो आपकी नौकरी लग जाएगी। और सही डायरेक्शन में पढ़ेंगे तब आपकी नौकरी लग जाएगी। अब हर कोई पेपर आएगा उसके लिए फिर दोबारा से क्लास है, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर मान लो फिर हिंदी हिंदी आपने सी टेट के लिए पढ़ी, केबीएस के लिए फिर हिंदी का बैच ले लिया। अरे नहीं, सिलेबस सिर्फ एक ही बार होता है। बाकी तो क्या है कि आपको अब फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं, अभी मान लो जनवरी चल रहा है, 1 महीना है, तो 1 महीने में आप इस तरीके से चलेंगे तो कभी नौकरी नहीं ले पाएंगे। आपको अपने आप को ढालना है कि हमें किस तरीके से तैयारी करनी है। तैयारी का मतलब यह है कि सब्जेक्ट जो है 180 नंबर का है, उसमें 60 नंबर का ही है। 60 नंबर के लिए आप 2-2 घंटे लेंगे तो कभी नौकरी नहीं लगेगी। तो आजकल बच्चों में क्या हो रहा है, एक होड़ हो गई है, इसलिए माइनस में रिजल्ट जा रहे हैं। मैं पिछले 10 साल से तैयारी करा रहा हूँ। मेरा एक ही तरीका रहता है कि प्रैक्टिस जिसमें के परफेक्ट मैन। कहने का मतलब यह है कि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना हर चीज़ की, तो आप जल्दी सेलेक्ट हो जाएंगे। अब सपोज कीजिए कि हिंदी का है, आप प्रैक्टिस सेट उठाइए, जो भी लास्ट ईयर के हैं, हिंदी खोलिए। पहला प्रैक्टिस सेट जब आप करेंगे तो हिंदी मान लीजिए समास आया, तो उस समास को पूरा चैप्टर, अपने नोट्स होंगे आपके पास, उस समास के लिए पूरा एक साथ ही पढ़ लीजिएगा ना। समास पूरा, संधि आया उसके लिए वो पूरा, या मान लो इकोनॉमिक्स में कुछ आया, आरबीआई से आरबीआई पूरा। इस तरीके से तैयारी होती है, क्योंकि आप सी टेट केवीएस सब दे रहे हैं, तो आपने सीखा होगा कि बच्चा जो खुद से सीखता है तो वो स्थायी ज्ञान होता है। बात समझ में आई? अब आइए, ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। एक चीज़ लास्ट में बता दूं कि नौकरी उसी की लगेगी है जो, अब मान लीजिएगा कि आपसे पूछा जाए कि अच्छा बैट्समैन कौन है, तो अच्छा बैट्समैन वो है जिसे ये पता है कि मुझे कौन सी खराब गेंद है वो छोड़नी है। ऐसी पढ़ाई में है। पढ़ाई में आपको जब ये पता हो जाएगा कि आपको कौन सी चीज़ छोड़नी है, कौन सी पढ़नी है, समझ लिया आप सेलेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि इतना टाइम नहीं होता आजकल, नोटिफिकेशन निकलता है अगले महीने एग्ज़ाम, अब उसके लिए फिर दोबारा से आप रणनीति बनाएंगे, कभी सक्सेस नहीं होंगे। ठीक है, तो इसलिए मेरी बातों को इम्प्लीमेंट कीजिएगा और आप प्रैक्टिस करिएगा। और प्रैक्टिस का मतलब है कि ऑनलाइन सिर्फ क्वेश्चन देखिए, वीडियो नहीं। वीडियो से क्या है कि आपको 2 घंटे आपके वेस्ट होंगे, और 2 घंटे में आप जो है मात्र 15-20 मिनट का वहाँ से कंटेंट मिलता है। क्योंकि और वो भी जैसे रैम होती है ना, कंप्यूटर से लाइट चली गई, डाटा उड़ गया, ऐसे ही वीडियो देखते वक्त क्या है, सारा डाटा उड़ जाता है। इसलिए आप अपने नोट्स बनाइएगा और सिर्फ क्वेश्चन देखिए। ऑनलाइन का बहुत फ़ायदा है, क्वेश्चन से है। और जितना आप खुद से सीखेंगे, खुद से क्वेश्चन करेंगे, वहाँ से कोई चीज़ नहीं आएगी तो चैप्टर को क्लियर कीजिए, वहीं पे ही कीजिए। 2-3 साइट में ऐसा होगा, अगले साइट में वो अपने आप रिपीट होने लगते हैं क्वेश्चन। ठीक है। अब मान लीजिए मेरे पास डिमांड आई थी शिक्षा शास्त्र की, जो केबीएस का 60 नंबर का है। उसी पे मैंने क्या काम करा है, क्वेश्चन किए हैं। क्वेश्चन में आपको मैं पूरा समझा दूंगा कि आप इस बेस पे क्वेश्चन कीजिएगा, एकदम सेलेक्ट हो जाएंगे। 60 में से लगभग 55 आराम से आ जाएंगे नंबर। ठीक है। अब शुरुआत करते हैं। देखिए, ये लास्ट ईयर के ही क्वेश्चन आए थे, वो मैंने उठाए हैं। और एक एक चीज़ समझिएगा कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं और जो प्रैक्टिस सेट होते हैं, उसमें बहुत बड़ा अंतर होता है। प्रैक्टिस सेट में उन्हें क्वेश्चन पूरे करने होते हैं, इसलिए वो अपनी तरफ से भी डाल देते हैं। लेकिन प्रीवियस ईयर में जो आए हैं वो तो मेथड तो वही रहता है ना, 100 150 था, अब 180 कर दिया, लेकिन तरीका तो वही है ना, क्वेश्चन का लाने का वही तरीका है। अब मान लीजिए कि साइकोलॉजी है या शिक्षा शास्त्र है, उसमें कोई उर्दू तो रखेगा नहीं, शिक्षा शास्त्र ही रखेगा, उस तरीके के क्वेश्चन रखेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब मान लीजिए कि 60 नंबर में से मैंने 20 क्वेश्चन निकाले हैं, उसी से आपको आइडिया हो जाएगा। इसी से प्रैक्टिस कीजिए 60 के 60 पूरे, किसी को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सी टाइट बेस्ड है ये साइकोलॉजी। इसके लिए फिर दोबारा से आपको क्लास लेंगे तो उस क्लास में ही रह जाएंगे, इतने पेपर पूरा हो जाएगा। आपको ये देखना है कि इतने सारे सब्जेक्ट हैं, आपको तरीके से पढ़ेंगे तभी हो पाएगा। अब हर चीज़ की वीडियो देखेंगे 1-1 घंटे की, उसमें से निकलेगा 3, इतने में अपनी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं।
देखते हैं अब। जैसे कि मान लीजिएगा फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन शिक्षा के अवसर की समानता महत्वपूर्ण बाधाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन शिक्षा के अवसर की निम्नलिखित में से कौन शिक्षा के अवसर में समानता की महत्वपूर्ण बाधाएं हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने आया तो आपको ये ध्यान देना है कि इसका कोई भी आपके मेरे हिसाब से तो चैप्टर है नहीं। चैप्टर है भी तो इतना टाइम आपके पास है नहीं, क्योंकि मार्च में पेपर है। तो इसलिए आपको करना क्या है ना, जो आप सीख के आए हैं, जो पढ़ के आए हैं, बस उन्हें इम्प्लीमेंट करें। कैसे करें देखेंगे। सिंपल सा है, ये भी ऐसे ही है जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव। जो जो अब पॉजिटिव बात पूछ रहा है तो समझ लो कि पॉजिटिव आंसर, और नेगेटिव पूछ रहा है तो नेगेटिव आंसर। जैसे उसने कहा कि चोरी करनी चाहिए, तो आपके हिसाब से क्या है, नेगेटिव बात है, नहीं करनी चाहिए, तो नेगेटिव सेंस में। हाँ, हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए, ये पॉजिटिव सेंस में है। ऐसे ही इसमें करना है। बस करना क्या है कि जैसे ही कोई वर्ड अगर नया मिलता है इसके अंदर, तो बस वो नोट करना है, उसका तुम्हें पता चल जाएगा। वो एक अपने आप में एक चैप्टर ही है। ठीक है, अब देखते हैं कौन शिक्षा के अवसर में समानता की महत्वपूर्ण बाधाएं हैं। बाधाएं का मतलब है कि निगेटिव बातें पूछ रहा है कि जहाँ से शिक्षा में दिक्कत आ रही है, रुकावट आ रही है। तो अगर मैं अपने हिसाब से पूछूं कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो सकती है, या माँ बाप का कम पढ़ा लिखा होना सकता है, ठीक है, ये बाधाएं हैं। ठीक है, तो अब ये अगर है तो आंसर है, लेकिन हमें अपने हिसाब से तो हमने सोच लिया, लेकिन हमें ऑप्शन के हिसाब से करना है बस। जैसे शिक्षार्थी के आर्थिक स्थिति में अंतर, देखो मैंने पहले ही बता दिया। तो आर्थिक स्थिति का मतलब है कि वही फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, तो ये बाधाएं हैं। हाँ, पहला ऑप्शन हो गया। जेंडर असमानता, लिंग भेद, हाँ, अगर हम मेल फीमेल में इस तरीके से करेंगे तो वो भी एक बाधाएं हैं। पहले लड़कियां नहीं जाती थी दूर दूर तक, क्योंकि उसकी वजह थी कि जेंडर असमानता ज़्यादा थी। अब धीरे धीरे चेंज हो रहा, भारत चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब ये अभी बाधाएं हैं। ठीक है, तो इसलिए जेंडर असमानता भी उत्तर हो गया। सार्वजनिक विद्यालय प्रणाली, देखो ये एक पॉजिटिव है, तो इसके निगेटिव पूछा था बाधाएं, तो इसलिए ये तुम्हारा हो गया गलत। सार्वजनिक विद्यालय प्रणाली का मतलब है, अगर कहीं कहीं ऐसा होता है कि नहीं समझ में आ रहा है, तो साइड में आप इसमें चले जाइएगा, कॉमन स्कूल सिस्टम। किसमें? कॉमन स्कूल सिस्टम। अब जैसे कॉमन स्कूल सिस्टम आया तो वो आप समझ गए कि कॉमन स्कूल सिस्टम का मतलब यह है कि सभी के लिए स्कूल बराबर हों। जैसे प्राइमरी में क्यों नहीं जाते, कि वो सोचते हैं कि हाँ अच्छी पढ़ाई नहीं होती, लेकिन सरकार इतनी मेहनत कर रही है, तो इसलिए अब उसमें भी इतना अच्छा रिजल्ट आने लगा है कि ये समझ लीजिए कि हमारे स्कूल के आसपास हमारा स्कूल इतना बेहतरीन हो चुका है जब से जो है थोड़ा कोशिश करी है हमने। तो इसलिए ये है कि सब लोग अब प्राइमरी में पढ़ाना चाह रहे हैं। हमारे आसपास जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उनसे अच्छा रिजल्ट हम दे रहे हैं। तो इसलिए कॉमन सार्वजनिक विद्यालय प्रणाली तो पॉजिटिव है, तो ये आंसर नहीं होगा। शैक्षणिक संस्थानों के मानकों में अंतर, अगर मानक अलग अलग हैं तो समझ लीजिएगा कि दिक्कत आएगी आएगी, क्योंकि मानक अलग होने से क्या है कि वो सोचेंगे कि इसमें ज़्यादा अच्छी पढ़ाई है। तो इसके लिए ये उत्तर भी ठीक है। तो इसका उत्तर हो गया A B D। अब सीधे ऑप्शन में जाइएगा, तो ये है तुम्हारा A B D। कौन सा है? ये है तीसरा। तो इसका उत्तर जनरली कौन सा हो गया? तीसरा। बस सिंपल। तो इसका कोई चैप्टर नहीं था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सामाजिक, बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है आपको, बस क्वेश्चन ध्यान से इसलिए क्योंकि बिल्कुल क्लियरिटी यहीं से पता चल जाएगी, इतना आप सीख के आए हैं। कौन सा सामाजिक तथा संवेगात्मक, कौन सा सामाजिक तथा संवेगात्मक रूप से परिपक्व व्यक्ति का गुण नहीं है। अब परिपक्व का मतलब नहीं समझ में आ रहा, इधर चले जाइएगा। परिपक्व का मतलब मैच्योर। ठीक है, वैसे आप जानते हैं परिपक्व, क्योंकि सीटेट पास करके आए हैं, तो इसलिए आपको एक तरीके से पढ़ना है, क्योंकि एक ही महीना बचा है। अब आप घंटों घंटों वीडियो देखते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, वो उन्हीं में लगे रहेंगे। इतना पेपर पूरा हो जाएगा, फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसलिए मेरे ये वीडियो में सिर्फ ये उद्देश्य है कि आप इस तरीके से पढ़िए हर सब्जेक्ट, आप एकदम सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, वह सामाजिक अपेक्षाओं पर खरा उतरना अपना प्रमुख लक्ष्य बनाता है। आपको लग रहा हो हाँ साहब सामाजिक की बात है तो अपेक्षाओं पर खरा उतरना जानता होगा, ठीक है, रख दीजिएगा। दूसरा, वह दुश्चिंता व अंतर्मन में अपेक्षाकृत मुक्त होता है। और सामाजिक तथा संवेगात्मक रूप से परिपक्व मैच्योर है। मैच्योर व्यक्ति क्या होगा? जहर सी बात है, कुछ तो जानकारी होगी, ये भी ठीक है। तीसरा है वह संवेगात्मक तनाव की स्थिति में संयम बनाए रखने में असमर्थ होता है। देखो ये भी सही है, संयम बनाए रखता होगा, विनोद फिर रहा होता। तो आपके हिसाब से क्या है? सारे लग रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करना है ऐसे क्वेश्चनों में कि जोन सा यहाँ थोड़ा सा भी वीक हो, बस वो आंसर होगा। ठीक है, जैसे आप समझिएगा किसी दावत में गए तो उड़द भी हैं, छोले भी हैं, पनीर भी हैं, सभी ठीक है ना खाने के लिए, हर व्यक्ति खाते हैं, लेकिन जो आपकी श्रेणी में वो वीक पोर्शन होगा वो आप नहीं खाएंगे। ऐसे ही इसके ऑप्शन हैं। अब आप समझिएगा कौन सा थोड़ा सा वीक है,
तो देखिएगा आप, ये इसने जो दिया है वह सामाजिक अपेक्षाओं पर खरा उतरना अपना प्रमुख लक्ष्य बनाता है। प्रमुख जो कह दिया इसने, ये नहीं है। प्रमुख क्यों बनाएगा, बाकी चीज़ें भी तो हैं, संवेगात्मक रूप से भी तो सोचेगा वो, फाइनेंशियल भी सोचेगा। अगर वो इसे प्रमुख लक्ष्य बना देगा तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये उत्तर हो गया इसका, क्योंकि निगेटिव पूछा था। नेक्स्ट पे आते हैं अब, समस्या समाधान के द्वारा अध्यापन में निम्न में से कौन शिक्षक की भूमिका के रूप में सामने नहीं आता। आपको एक ध्यान देना है कि नई वाले बहुत आएंगे। ऐसा ना, इसमें ही अगर तुम 1-1 घंटा 2-2 घंटा किताब ढूंढोगे और ये करोगे इतना तो पेपर हो जाएगा। तो आपको ये समझना है, सबसे अच्छी तैयारी जो होती है वो सेल्फ होती है, मैंने पहले भी बता दिया है। तो इसलिए आप सीधा प्रैक्टिस करें और इस तरीके से करें, 60 में से 55 कहीं नहीं गए। और जितना समय यहाँ बचेगा उतना इंग्लिश हिंदी इस पर दीजिएगा, रीजनिंग और करंट अफेयर ये पढ़ने की है। ये ऐसा नहीं है, ये वैसा नहीं होगी तो पढ़ना ही पड़ेगा, ये ऐसे ही हो जाएगा आराम से। समस्या की स्थिति का निर्माण करना अब सामने नहीं आता। समस्या समाधान के द्वारा अध्यापन में निम्न में से कौन शिक्षक की भूमिका के रूप में सामने नहीं आता, यानी कि कौन शिक्षक का उद्देश्य है कि वो ऐसा ना करे। समझ में आ गया। तो जाहिर सी बात है वो कुछ अच्छी चीज़ें ही बताएगा। अगर निगेटिव करेगा, अगर स्कूल में जाके मान लो सो रहा है वो, ये बच्चों को नहीं पढ़ा रहा, तो वो गलत है ना, भूमिका नहीं है। तो इसलिए समस्या की स्थिति का वर्णन करना, अब देखो यही आंसर हो गया, मैं नीचे नहीं जाऊँगा। समस्या स्थिति का निर्माण करने का मतलब है कि वो समस्या निर्माण ही ना करे। जैसे सिंपल सी बात है कि सब तरीके के बच्चे आते हैं, अब मान लो उसमें वो कहने लगा कि ये इस जाति का है, ये इस धर्म का है, तो बच्चे आपस में हीन भावना उत्पन्न करते हैं कि ये गरीब है या अमीर है। तो वो इसे निर्माण ही ना करें ना, अगर बच्चे कर भी रहे हैं आपस में तो उन्हें समझाए। तो यानी कि ये इसका निगेटिव आंसर है, तो इसलिए आंसर हो गया इसका फर्स्ट। नेक्स्ट पे आते हैं अब, व्यक्तिगत शिक्षा योजना आईईपी निम्न में से किस विचार पर आधारित नहीं है। देखो ज़्यादातर क्वेश्चन यही आएंगे नहीं, क्योंकि आप सोचेंगे जल्दी क्योंकि जल्दी रहती है, इसे नहीं पढ़ेंगे नहीं, आंसर लगा के आ जाएंगे, तो वो गलत हो जाएगा। व्यक्तिगत शिक्षक योजना, अब ये आपने नहीं पढ़ी, मान लो मैंने मान लिया कि आपने ढूंढ ढांड के पढ़ भी लिए, तो कम से कम 1 घंटा 2 घंटा तो लेगी। आप ऐसे क्वेश्चनों को करना क्या है, व्यक्तिगत शिक्षक योजना के अनुसार कौन सा विचारधारा नहीं है। अभी समझिए, व्यक्तिगत शिक्षा योजना हो या एनसीएफ हो, उसने कोई अच्छी बातें रखी होंगी। एनसीएफ ने भी हमसे पूछा था कि ये बताइए कि शिक्षा में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तो सारी सी बात हम भी निगेटिव नहीं बता सकते, पॉजिटिव भी बताएंगे। तो एनसीएफ हो या तुम हो, बात तो एक ही है ना। कोई समझदार व्यक्ति से पूछोगे तो वो कहेगा भैया अच्छी बातें कर रखो बस। तो तुम भी समझो कि व्यक्तिगत शिक्षा योजना नहीं, तुम्हारे हिसाब से क्या मतलब, अच्छी बात है कि क्या अब नहीं पूछ रहा है तो कौन सी निगेटिव है इसके अंदर, वो सिर्फ देखना है। शिक्षार्थी की वर्तमान विशेषताएं पॉजिटिव, प्राप्त किए जाने वाले व्यक्तिगत लक्ष्य पॉजिटिव, सहकारी अधिगम कार्यनीति का उपयोग पॉजिटिव, योग्यता आधारित समूहकरण के आधार पर विद्यार्थियों को श्रेणीकृत करना, यानी कि कह रहा है कि योग्यता के हिसाब से बांट दो। समान शिक्षा प्रणाली है, तुम कैसे बांट दोगे, ठीक है ना, बांटना तो नहीं है ना। हम भी कहते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत भिन्नता नहीं होनी चाहिए, सबको कोई कैसा भी हो सबको बराबर लेकर शिक्षा चलनी है। तो आंसर ये हो गया। बताओ इसका कोई चैप्टर नहीं, तो आप पढ़ के आए हैं ना, बस इस तरीके से इम्प्लीमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला है, निम्नलिखित में से कौन बच्चे की भाषा समर्थता के विकास पर विद्यालय का प्रमुख सरोकार नहीं है, यानी कि भाषा समर्थता के विकास करना है तो विद्यालय का मेन रोल क्या नहीं है। फिर वही नहीं वाला आ गया, सारे क्वेश्चन यही आएंगे। उच्चारण तथा साक्षरता संबंधित विषय होगा, भाई करेगा ये तो। शब्द भंडार का परिमाण बढ़ाना, इस शब्द भंडार का परिमाण बढ़ाने से क्या होगा, कोई विकास तो होगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए जो है ये उत्तर हो गया तुम्हारा बिल्कुल फाइनल। भाषा उपयोग तथा निर्माण की क्षमता, ये भी ठीक है। सोचना तो संवाद करना, ये भी ठीक है। तो निगेटिव पूछा था, आंसर हो गया ये सिंपल, ना कोई चैप्टर पढ़ने की जरूरत ना कुछ। नेक्स्ट पे आते हैं, आरंभ के प्रारंभिक वर्षों अर्थात कक्षा 4 तक। अब देखो ये फालतू में दिया है, आरंभ के प्राथमिक वर्षों अर्थात कक्षा 4, आधे कम से कम कुछ भी ना तो 25% तो इसी गलत कर आएंगे कि आरंभ के प्रारंभिक वर्षों, अरे इसमें क्या चीज़ आ गई, कुछ नहीं है, ये सिर्फ अर्थात कंफ्यूजन करने के लिए दिया होता है। बात समझ, अर्थात कक्षा 4 तक गणित के अधिगम हेतु किस प्रकार के प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। तो कक्षा 4 तक हम क्या हैं, तुम भी पढ़ के आए हो, बच्चों को भी देख रहे हो, तो वहां से इंप्लीमेंट करो। रटने से, किताब उसमें कुछ नहीं है, जो तुम प्रैक्टिकली देख रहे हो वो आंसर होगा। अधिगम कठिनाइयों का निदान करना, अब बताओ कक्षा 4 तक जो उनकी अधिगम मतलब सीखने में कठिनाई आ रही है, उनका निदान करना तो तुम्हारा धर्म है, ठीक है, ये करोगे तो इसे रखो। संवर्धित कार्यक्रम को प्रदान करना, नहीं। कार्यक्रम का मतलब क्या है कि वहाँ कोई
क्या नाम है वो स्पेशल कक्षा 4 में क्या कार्यक्रम करेंगे, चार्ट बना कर लाओ, ये नहीं कर सकते ना। तीसरा पाठ्यक्रम बिल्कुल गलत। कक्षा विद्यालयों में नियमितता सुनिश्चित करना, विद्यालय में जाने की बिल्कुल गलत। अब सब आ भी गए और तुमने बैठा के रखा, खिलाया, तो कैसे सीख लेंगे। तो बस इनकी जो कठिनाइयाँ आ रही हैं, बच्चा पूछता है कि सर ये वाला सवाल नहीं हो रहा, ये कोई सर यहाँ क्या दिक्कत आ रही है। तो निदान करना एक आंसर है, निदान करना, उपचारात्मक, निदानिक, ये सब पॉजिटिव है। तुम्हारा मेन धर्म यही है स्कूल में जाने का, ठीक है, कि बच्चों की जो जो समस्याएं आ रही हैं उन्हें निदान करो। बस ये वर्ड का ही तो है निदान, बस। तो इसका उत्तर हो गया ये फर्स्ट। नेक्स्ट पे आते हैं अब निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की सहायता से अधिगम की विधि नहीं है। अब ये विधि पूछ रहा है, जैसे पढ़ाने की विधि होती है, प्रोजेक्ट विधि या व्याख्यान विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, तो विधि पूछ रहा। अब जैसे ये सवाल आया, मान लो आपको नहीं पता है, तो तैयारी का सबसे अच्छा तरीका है कि यहीं क्वेश्चन देखो और यहीं लिख दो, आगे कभी आएगा तो हमेशा याद रखोगे, वरना तो आप थ्योरी पढ़ते रह जाएंगे, पेपर इतने निकल जाएगा। अब ऐसे आया अनुशिक्षण, मान लो नहीं समझ में आया, कब आया तथा अभ्यास सत्र, ड्रिल एंड प्रैक्टिस सेशन, ये तो विधि है पक्का। मॉडलिंग, ये भी विधि है। आंकड़ों की व्याख्या करना, निष्कर्ष निकालना, ये भी विधि है। तो अब नहीं भी पता तो भी आंसर निकल गया। अनुशिक्षण, अनुशिक्षण क्या है, ट्यूटोरियल का मतलब है कि वो हमें किस तरीके से यूज करना है, बस। तो यह नोट कर लो, आगे आपके अपने पर्सनल नोट्स भी बन गए और जो है आपकी तैयारी भी हो गई। हमेशा तैयारी क्वेश्चन से रिलेटेड करो। अब थ्योरी पढ़ते रह जाएंगे, पेपर इतना हो जाएगा। मैं बार बार इसका जिक्र कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा मानना यह है, मैं पिछले 10 साल से कोचिंग करा रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इस तरीके से चलेंगे तो आप कभी भी मार नहीं खाएंगे। और आप आज इस कोचिंग में और कल को उस कोचिंग में, आज इस वाले का चैनल और आज उस वाले का चैनल ही ले जाते रह जाएंगे और नौकरी वाले नौकरी ले जाएंगे। क्योंकि क्या है कि स्मार्ट स्टडी ही की आवश्यकता है। कोई आदमी एक महीने में पढ़ के जो सेलेक्ट हो जाता है तो वो यही पढ़ता है कि हमें छोड़ना क्या है, ठीक है, इस तरीके से करना है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसी विद्यालय पाठ्यक्रम की सर्वाधिक सटीक परिभाषा है। अब विद्यालय में पाठ्यक्रम की सर्वाधिक सटीक, अभी सटीक आ गया तो एडवर्ब है, तो आपको इस परिभाषा है तो ये एडजेक्टिव है, तो आपको इस हिसाब से सोचना है कि जो सबसे अच्छा हो, यानी कि बेस्ट चुनना है, ठीक है। तो अब पाठ्यक्रम की पूर्ण सारणी देखते हैं, बिल्कुल गलत। विद्यार्थियों के क्रियाकलाप में वृद्धि लाने हेतु की जाने वाली सभी सामग्री, सामग्री से क्या मतलब है ये बताइएगा। पाठ्यक्रम की सर्वाधिक सटीक सामग्री से मतलब नहीं है, शिक्षा विद्यालय में संगठित अनुभवों का पूर्ण सेट। अनुभव से ही बच्चा सीखता है, जो तुम्हारे पास अनुभव है उनसे तुम अगर सामग्री कम भी है तो भी सिखा दोगे, ठीक है। अब तुम्हें याद है सब चीज़ें, अनुभव है, तो अनुभव बुढ़ापे में क्यों पूछा जाता है सबसे, क्योंकि उन्हें इतना सब चीज़ें देख के आते हैं, वो लास्ट तक पहुँचते हैं कि उन्हें ये पता है कि अच्छा ये ऐसा है, आज बारिश होगी तो वैसे बता देंगे बारिश होगी, ठीक है। तो अनुभव तो एक वैसे ही पॉजिटिव है, तो आंसर ये हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं अब, बहुस्तरीय स्थिति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय है। बहुस्तरीय स्थिति का, अब मान लीजिए आप कहेंगे बहुस्तरीय क्या, किसका, माइंड का, नहीं समझ में आ रहा छोड़ दो, लेकिन पॉजिटिव तो है ना, बस पॉजिटिव निकाल लो। विद्यार्थियों में सहयोग की मांग करना, कक्षा में विद्यार्थियों का 30 से अधिक होना, बिल्कुल गलत, क्यों कोई संख्या से रिलेटेड तो कुछ है नहीं। विभिन्न श्रेणी वाले विभिन्न स्तरों के विद्यार्थियों की अधिगम आवश्यकता को देखो, ये पॉजिटिव है ये, और ये विभिन्न भी पॉजिटिव है, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, आंसर हो गया, सिंपल, ठीक है। तो आपको इस तरीके से करना है। आगे आते हैं अब, एक बच्चा अपना मनपसंद किताब लेता है, वह प्राय चित्रों का सुराग के रूप में उपयोग कर इसकी कहानी को फिर से कहता है, वह किस प्रक्रिया को दर्शाता है। अब ये समझिएगा कि वो ये कर रहा है कि किताब लिया उसने, चित्रों का सुराग के रूप में उपयोग करके चित्रों को उपयोग कर रहा है और वो अपने उसमें वर्णन कर रहा है कि साहब एक कौवा था, उसने कंकड़ डाले, पानी ऊपर आया, उसने पिया, तो उसने चित्र को देखा ना, तो चित्रात्मक रूप से कुछ ना कुछ आंसर होगा। व्याख्यान बिल्कुल गलत, व्याख्या तो कर रहा है लेकिन कहानी पढ़ रहा है, लेकिन वो चित्रों का भी तो है ना मेन। स्वानिकी बोध, वाक्यागत, अब ये वर्ड जो आए हैं, जैसे ये मान लो आए, अब समझ लो कि आपको नहीं पता है, ठीक है, आप कहेंगे सब ऐसे करा रहे हैं, तो आप यहाँ पढ़ते पढ़ते जब पक्की साइड करेंगे नोट कर लो। नोट का मतलब है, वाक्य जागरूकता का मतलब यह है कि जब हम कभी वाक्य बोलते हैं तो उसमें जो शब्द में मिस्टेक कर देते हैं उसे कहते हैं वाक्य जागरूकता। ये तुम्हारा चैप्टर भी हो गया और आगे के लिए पता भी चल गया।
वाक्य, और इतना तो ऑलरेडी आप सीटेट पास करके आए हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस करिए, विश्वास करिए 55 नंबर 60 में से कन्फर्म एकदम। वाक्य जागरूकता का मतलब जैसे हमने कोई वह पेड़ पर लटका हुआ है, तो मैं कर दूं वह पेड़ पर पटका हुआ है, तो वो वाक्य में मिस्टेक आई ना, उसे कहते हैं वाक्य जागरूकता। तो ऐसा तो कुछ कर नहीं रहा, तो ये उत्तर नहीं। स्वानिकी का मतलब ये है, अब मान लो यहाँ आपको नहीं पता चल रहा तो इधर आ जाइएगा। फोनोलॉजिकल अवेयरनेस, कहने का मतलब यह है कि जब वो स्वर में गलती कर दे, स्वर का मतलब है कि फल को कर दे सल, वह क्या खा रहा है, सल, तो स में चेंज हो गया, तो ये भी नहीं है, ऐसा तो कुछ कर नहीं रहा। अब तीनों उत्तर गलत हो गए, आंसर ये हो गया। ठीक है, अब आपको वैसे भी निकल गया, और आपतिक पठन का इंग्लिश में चले जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पेपर दोनों में मिलेगा। इमरजेंट रीडिंग, तो इमरजेंट कर रहे हैं ना, डाइवर्जेंट, इमरजेंट, कन्वर्जेंट, तो वो विस्तार अपने आप कर रहा है, तो इसका उत्तर हो गया सी। क्लियर है यहाँ तक? कोई भी चैप्टर नहीं है इसका, अपने आप नोट्स बनाइएगा, देखिएगा आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना टाइम बचेगा, ये भी तो देखिए टाइम बच रहा है, यहाँ से आप इंग्लिश, हिंदी, मैथ इन पर इम्प्लीमेंट करिएगा। कोई एक ही पेपर को ये शिक्षा शास्त्र का, इसलिए आप ऐसी रणनीति बनाइएगा कि हमें कौन सा चैप्टर कितने समय में कितनी जल्दी हो सकता है। नेक्स्ट पे आते हैं, कोई शिक्षक बहुत प्रभावी हो सकता है यदि, अब वो कह रहा है कोई शिक्षक बहुत प्रभावी हो सकता है। अब कई तरीके हैं कि वो देखने में सुंदर हो, पढ़ाने में सुंदर हो, उसका व्यवहार अच्छा हो, तो जाहिर सी बात है आपको क्या लगेगा आपके हिसाब से कि उसका व्यवहार अच्छा हो। देखने में सुंदर हो ना हो, या मेन चीज़ क्या है, व्यवहार। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि 2 दुकानदार हैं, अब 2 दुकानदार हैं, अब हम दोनों मान लो कोई 1 किलो चीनी दे रहे हैं, तो दोनों बराबर रेट पे देंगे, लेकिन आप किसके पास जाएंगे, जिसका व्यवहार अच्छा है। ठीक है, क्योंकि वो मीठा बोलता है, चीनी के साथ साथ वो मिठास है बोलने में भी, तो इसलिए आप उसके पास जाएंगे। ऐसे ही क्या है कि हमारे हिसाब से प्रभावी ऐसा हो गया, लेकिन हमें क्या करना है, ऑप्शन के हिसाब से करना। बस देखिएगा, वह अच्छी शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करे, नहीं, सहायक सामग्री करे, हाँ अच्छी बात है, लेकिन सहायक सामग्री तो अच्छी है, लेकिन उसका तरीका गलत है पढ़ाने का, तो वो क्या हो जाएगा, गलत। वह विद्यार्थियों को प्रश्न, बिल्कुल गलत, नेगेटिव है। वे विद्यार्थियों में प्रवीणता में सहायता करे, हाँ देखो ये प्रवीणता, यानी कि वही अचीवमेंट, टू अचीव मैस्ट्री, हाँ मीनिंग इधर इंग्लिश में देख लीजिएगा। वैसे ही प्रवीणता का मतलब है कि वो उन्हें निपुण करे, और मैंने पहले ही बता दिया, निदानिक, निपुण, प्रवीणता, ये पॉजिटिव आंसर होते हैं, बिल्कुल सही। उच्च अंक, बिल्कुल गलत, अंक का कोई मतलब नहीं है आंसर। नेक्स्ट, कोई चैप्टर था इसका, नहीं था। आप अपने मन से भ्रम निकालिएगा, कौन सी किताब खरीदें, कौन सा चैप्टर पढ़ें, क्या पढ़ें, सिंपल ऐसा करें बस। अब तक के जो KVS के साइट हुए हैं, सिंपल ऐसे लगाएं। और दूसरा मैंने बता दूं कि आप अगर शुरू के 2 सेट जब लगाएंगे, तो 2 सेट में हिंदी इंग्लिश जो भी लगा रहे हैं, हिंदी में मान लो समास आया, उसे क्लियर करिएगा वहीं पे ही, उसी क्वेश्चन में। संधि आई, उसे क्लियर करेगा उसी क्वेश्चन में। या मान लो RBI आया, उसे क्लियर करेगा। 2-3 सेट बाद आपको वो रिपीट होने लगेंगे, संधि वही होती है, समास वही होते हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है बार बार। और आप जो अपने आप से खुद से ऐसा करेंगे, तो आप समझ लीजिएगा कि वो स्थायी ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि वो आप खुद ने इम्प्लीमेंट करा है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, सामाजिक परिपक्वता के गुण को सर्वाधिक उपयुक्त ढंग से निम्न में से कैसे वर्णन किया जा सकता है। सामाजिक परिपक्वता, अब बताइएगा, सामाजिक पॉजिटिव है पहली बात तो ये ध्यान दीजिएगा। सामाजिक मैच्योरिटी किसी के अंदर है तो वो कैसे पता लगेगी कि इसके अंदर ये है, तो जाहिर सी बात है कुछ अच्छा करा होगा, दूसरों की सहायता करता होगा, है ना, ये हमारे हिसाब से। लेकिन अब हम ऑप्शन देखते हैं, मित्र को जीतने तथा लोगों को प्रभावित करने की योग्यता, जीतने का क्या कोई लड़ाई कोई चल रही है, ठीक है, तो ये गलत। उच्च स्तर का व्यक्तिगत समायोजन, ये हो सकता है। सामाजिक समर्थता, ये भी हो सकता है, लेकिन आपको हम अपने हिसाब से, मैंने बताया कि कौन सी अच्छी सब्जी पसंद है। अब व्यक्ति का आवश्यकता होता है तो प्रयोजन को सामाजिक, देखो ये दोनों चीज़ें इसके अंदर आ गई, तो उत्तर ये हो गया, व्यक्तिगत भी आ गया, आवश्यकता भी आ गई, प्रयोजन भी आ गया, तो आंसर हो गया ये। कोई चैप्टर नहीं, कोई कुछ नहीं, और 5 मिनट में क्लियर। आगे पे आते हैं। अब ये देखो, एक थोड़ा सा याद करने का है, और आपको याद भी है, ये है क्या कि संवेदी प्रेरक अवस्था में क्या होता है, पूर्व सकारात्मक क्या होता है, मूर्त में क्या होता है, अमूर्त में क्या होता है। सिंपल सी कहानी थी। संवेदी का मतलब क्या था, पियाजे की 4 अवस्थाएं थी, 0 से 2। संवेदी में उसने कहा था कि बच्चे इंद्रियों से सीखते हैं। किससे सीखते हैं, इंद्रियों से सीखते हैं। जैसे इंद्रियां कितनी होती हैं, तो ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर कब होगी, जब आप खुद से कोशिश करेंगे। आँख, कान, नाक, गला, ये सब, आँख, कान, नाक, त्वचा, ये सब। तो अब इंद्रियों का मतलब है कि देख के सीखेंगे, कि अगर कोई चीज़ अच्छी जो हो रही है तो देख के सीखेंगे, अच्छा ऐसा हो रहा है,
ठीक है। तो संवेदी में अब जैसे दूसरी इसकी बात थी वस्तु स्थायित्व, मेरे ये नोट्स हैं, ये मात्र 3 पेज के हैं, उसमें सब कुछ कवर हो जाता है। वस्तु स्थायित्व का मतलब ये है कि वस्तु स्थायित्व का मतलब है कि बच्चा ये समझ ले कि जो चीज़ नहीं है उसे भी समझ ले कि वो है। जैसे मान लो हम भूत की कहानी सुना दें बच्चे को, तो बच्चे को ये लगेगा कि हाँ अच्छा भूत है, वो डरने लगेगा, ठीक है। तो उसे कहते हैं वस्तु स्थायित्व। तो देखा होगा ये शुरू वाले बच्चे ही करते हैं, 0 से 2 अवस्था वाले। दूसरा यह है कि जैसे मान लीजिएगा कि मान लो कोई चीज़ हमने, मेरा लड़का है, एक दिन मैंने पैसे मांगे, तो एक दिन मैंने पहले रखे थे एक जगह, लेकिन जो है अगले दिन जब मैंने मांगे वहाँ से नहीं थे, तो वो खड़ा हुआ कि पापा इसमें रखे हैं, क्योंकि उसे क्या था कि अच्छा पैसे इसमें रखे जाते हैं, जबकि उस दिन नहीं रखे, तो वो समझता है कि अच्छा ये स्थायी चीज़ें हो गई। ऐसी भूत भी है, कहानी में हम सुनाते हैं तो देखा होगा, अच्छा तो ऐसा लगता है बिल्कुल प्रैक्टिकली की है। तो ऐसे बच्चे कब करते हैं, 0 से 2। तो उत्तर हो गया इसका ये। दूसरा है पूर्व सक्रियात्मक। पूर्व सक्रियात्मक का मतलब यह है कि ये कौन सी अवस्था है, 2 से 6। तो इसका उत्तर है तुम्हारा कौन सा हो जाएगा, ईगोसेंट्रिक, अहम केंद्रवाद होता है, ये हो गया इसका, ये हो गया, और मूर्त का ये हो गया, और आखिरी की चौथी अवस्था का हो गया तुम्हारा कहाँ दिया, निगमनात्मक चिंतन। निगमनात्मक का मतलब है कि जब वो विचार खोले, अपने आप सोचने लगे, अपने आप तर्क का प्रयोग करने लगे, कल्पना शुरू कर दे। तो इसका उत्तर हो गया ये। क्लियर। अब अपने हिसाब से लगा लीजिए कौन कौन कैसे हैं, करने कैसे हैं वो मैंने बता ही दिया। नेक्स्ट पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन विकास में आनुवंशिकता के प्रभाव का सर्वाधिक, भाई इन्हीं चीज़ों पर ध्यान देना, सर्वाधिक आनुवंशिकता का सर्वाधिक उपयुक्त वर्णन कौन करता है, विकास में आनुवंशिकता कहाँ होगी, ठीक है। देखते हैं, आनुवंशिकता यह तय करती है कि हम कहाँ तक जाएंगे। कितना अच्छा क्वेश्चन है, इसका कोई चैप्टर नहीं है, अगर आपके अंदर IQ लेवल अच्छा है तो ये समझ लीजिए कन्फर्म हो जाएगा। आनुवंशिकता यह तय करती है कि हम कहाँ तक जाएंगे। दूसरा है यह इस बात को तय करती है कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। अब आप समझिएगा, आनुवंशिकता यह तय कर देगी कि सचिन तेंदुलकर का लड़का भी सचिन की तरह बनेगा, नहीं। अक्षय कुमार का लड़का भी ऐसी एक्टिंग करेगा जैसे अक्षय कुमार, नहीं। आनुवंशिकता ये तय कर सकती है कि यदि ये ऐसे हैं तो ऐसा हो सकता है, लेकिन बिल्कुल कंफर्म नहीं है, नहीं हुए, ठीक है। तो इसका उत्तर ये हो गया कि हम कहाँ तक जा सकते हैं, जाएंगे नहीं, भाई यही तो तय करेगी। कोई जरूरी कोई है कि वो जैसा बाप वैसा बेटा, ठीक है। तो इसका उत्तर हो गया सेकंड। समझ गए ना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो इसका कोई चैप्टर तो था नहीं, चैप्टर है भी तो तुम इसे अगर अपने हिसाब से नहीं सोचोगे तो नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट पे आते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिगम अंतराल की पहचान तथा इसका निराकरण किया जाता है। अधिगम अंतराल की पहचान कि अधिगम सीखने में कितना समय लेता है, वो सीखने में, उसकी पहचान तथा उसे हम कैसे, निराकरण का मतलब है कैसे हम उसे सिखाएं। टीम अध्ययन, कोई मतलब नहीं। विमर्शपूर्ण अध्ययन, गलत। उपचारी, देखो ये फिर पॉजिटिव आ गया, उपचारात्मक, नैदानिक, ये सब आंसर ही हैं बच्चों के लिए, इसीलिए गए हैं विद्यालय में टीचर। तो उत्तर हो गया इसका तीसरा। कोई चैप्टर नहीं था, ना कुछ घंटों वीडियो देखने की जरूरत है, सीधा प्रैक्टिस सेट लें, ऐसे इंप्लीमेंट करें। मुझे पूरी उम्मीद है, और जितना यहाँ से समय बचेगा वीडियो देखने से, और उतना समय आप खुद से लगाइएगा, ठीक है। आजकल हो क्या रहा है कि इतना पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी में पूरे दिन बैठे रहते हैं, पूरी रात बैठे रहते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो सब मिक्स कर देते हैं। उसकी वजह यही है कि वो पढ़ ज़्यादा रहे हैं। पढ़ जाने का मतलब है कि वो इतना भी भूल जाते हैं कि हमने एक दिन एक से पूछा, मैंने कि बताना भाई ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है, बताना इसमें कौन सा त्रिभुज बनेगा। मैथ के बहुत ही होशियार आदमी, ठीक है, लेकिन मैंने पूछा, मैंने कि इसमें कौन सा त्रिभुज बनेगा, बहुत ही होशियार, उससे अगर मैं क्वेश्चन पूछता तो कर देता, लेकिन ये यूपी टाइट में आया था, ठीक है। उसने कहा सर विषमबाहु बनेगा, बहुत जल्दी बताया। अब बताओ मैं इतने ईजी पूछता तो क्यों पूछूंगा, मुझे सिर्फ IQ चेक करनी थी कि मन की अगर ये, अब मान लो बैंक का कर्मचारी है, अब ये मान लो कोई है, जैसे कि कोई पटवारी है मान लो, तो अब जब उसने परीक्षा दी होगी, क्या पटवारी का कोई दिया था, कुछ नहीं, लेकिन वो ये सिर्फ तय करती हैं परीक्षाएं कि ये जब पटवारी का काम करेगा या बैंक का काम करेगा तो ये वहाँ पे अपनी IQ लगाएगा, बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। सामाजिक विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है, और ये सब विकास होते हैं बस पढ़ाई से, और कुछ नहीं है। जब विकास होते हैं तो वो जिस भी फील्ड में लगाओगे उसमें विकास करेगा। अब उसने कहा विषमबाहु बनेगा। अब इतनी छोटी सी चीज़ है, त्रिभुज हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ये पता होना चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि 80% लोगों को यही नहीं पता है, और पढ़ रहे हैं त्रिभुज, कोई से भी सवाल पूछ लो, कैसे ही पूछ लो, लेकिन यही बात ही नहीं पता तो क्या पढ़ने का फ़ायदा, क्योंकि टेक्निकल पूछा जाता है ना।
तुम्हें मास्टर बना रहे हैं, रट्टू तोता कोई बना रहे हैं, तो उसने क्या विषमबाहु बनेगा, जबकि कोई भी त्रिभुज नहीं बनेगा। सबसे पहले ये चीज़ है, क्योंकि त्रिभुज बनने के लिए क्या है कि किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होना चाहिए। जब 2 + 3 करेंगे तो वो तो 5 के बराबर आ रहा ना। अब इतनी बात कब याद रहती, जब वो अपने हिसाब से चीज़ों को ऑब्जर्व करते। अब पढ़े जा रहे हैं लेकिन ये पता नहीं कि पढ़ क्या रहे हैं, तो नौकरी कैसे लग जाएगी बताओ। ठीक है, आगे आते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो गया, उपचारी अध्यापन। नेक्स्ट पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपने कक्षा 5 के गणित के विद्यार्थियों की परीक्षा आयोजित की, इसमें अधिकांश विद्यार्थी उत्तीर्ण नहीं हो पाए। आपको दूसरी परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र तैयार करना है तथा परीक्षा लेनी है। आप कौन सी परीक्षा लेना पसंद करेंगे? हमने जैसे परीक्षा ली, जैसे सरकार ने अभी ली थी निपुण की, तो उसमें जो फेल हो गए बच्चे, बहुत सारे फेल हुए हैं, तो आप अब ये बताइए कि उन्हें कैसे कोशिश करेंगे कि कैसे प्रश्न पत्र बनाएं कि वो पास हो जाएं। ठीक है, तो इसके लिए कोई चैप्टर नहीं, ये तो सिर्फ एक प्रैक्टिकली बात है। देखते हैं, अच्छी चीज़ें करेंगे बेचारे जो पास हो जाएं। तो अब देखो आंसर ये फिर यही आएगा, देखने की जरूरत है नैदानिक परीक्षण, यानी कि ऐसा परीक्षण लेंगे कि निदान हो जाए उनका, क्यों गलत कर रहे हैं वो, क्यों नहीं सीख पा रहे हैं। तो उत्तर हो गया ये, बताओ इसे। अब इसके लिए तुम इसी क्वेश्चन के लिए 1 घंटा देखो तो क्या फ़ायदा है ना। समझ रहे हो ना मैं क्या चीज़ सिखाना चाह रहा हूँ। ये वीडियो है सेकंड मेरी, लेकिन कोशिश मेरी है कि धीरे धीरे लाऊंगा मैं, जो मेरे पास है चीज़ें, बहुत तो कुछ नहीं है लेकिन जो भी है आपको बहुत हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट पे आते हैं, प्रतीकात्मक उद्दीपन के प्रति संवेगी अनुक्रम में से कौन सा परिणाम है? अब ये आया प्रतीकात्मक उद्दीपन। अब मान लो आपको समझ में नहीं आ रहा तो इधर चली जाइए। प्राइमरली स्टिमुलेटरी, प्राइमरली इमोशनल रेस्पॉन्स, देखो ये इमोशनल रेस्पॉन्स के लिए कह रहा है वो, तो जाहिर सी बात है कि इसमें क्या है, आपको नहीं समझ में आया, मान लो थोड़ी देर के लिए मैं कह देता हूँ नहीं समझ में आया, छोड़ दो, सीधे ऑप्शन पे जाओ। कौन सा परिणाम है? तो पॉजिटिव ही होगा। पॉजिटिव का मतलब है परिपक्वता, मैच्योरिटी, अधिगम तो होगा नहीं, समायोजन या वर्धित इंद्रिय बोध, इंक्रीज सेंसरी परसेप्शन। नहीं समझ में आ रहा, छोड़ दो। अब जाहिर सी बात है इस तरीके का क्वेश्चन जितने भी आएंगे, समायोजन, ठीक है, अनुकूलन, यही हमें सीखना होता है बस। ये एक पियाजी की ही पार्ट्स थे कि समायोजन क्या होता है, अनुकूलन क्या होता है। उसने बताया था कि अनुकूलन का मतलब है कि जैसे मान लो डायनासोर है, डायनासोर क्यों विलुप्त हो गए? क्योंकि वो इसलिए विलुप्त हो गए क्योंकि वो अनुकूल नहीं हो पाए प्रकृति के हिसाब से, टेम्परेचर को, दबाव को नहीं झेल पाए, तो वो अनुकूल हो गए। ऐसी शिक्षा में क्या है, अगर मान लो कोई बच्चा है पढ़ रहा है, वो अनुकूल नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति है किसी के प्रति अनुकूल, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ मेरे हिसाब से कोशिश नहीं करेगा थोड़ा बहुत, तो समझ लो वो जो भी चीज़ बता रहा हूँ, अगर मैं अच्छी बता रहा हूँ तो उसे अनुकूल होना ही पड़ेगा। ठीक है, समायोजन का मतलब क्या है, आप समझिएगा कि समायोजन और अनुकूलन में मतलब ये है कि वो बिल्कुल ढल जाए। अगर आप गांव से शहर जा रहे हैं तो गांव के शहर के थोड़े बहुत तरीके तो अपनाने पड़ेंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें समाज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। समाज का प्रभाव इसलिए पड़ना जरूरी है क्योंकि आप समाज में रह रहे हैं, या तो फिर आप दूसरे ग्रह पर चले जाइएगा। ठीक है, तो इसलिए समायोजन, अनुकूलन जहाँ भी आए तुरंत लगाना, थोड़ा सा सेंस देख के। समायोजन का मतलब क्या है? समायोजन का मतलब है कि चीज़ों में जो है पूर्व ज्ञान की, उनमें थोड़ा सा चेंज करके हम जो सीखते हैं। जैसे शिक्षा मित्र थे, आप सीधी भाषा समझिए, शिक्षा मित्रों का समायोजन किया गया। समायोजन का मतलब ये है कि वो उस, क्योंकि एजेड थे बेचारे, तो इसलिए जो है वो उतना नहीं कर सकते, शादी हो चुकी थी, बाल बच्चे हैं, तो इतना नहीं कर सकते। सरकार ने सोचा कि इनका समायोजन कर दो। समायोजन का मतलब है कि कुछ छूट दे दो। ठीक है, तो जो टैलेंटेड थे वो सेलेक्ट हो गए, बाकी भी सब टैलेंटेड हैं, तो मुझे उम्मीद है कि वो भी, अब जो तीसरी भर्ती आ रही है उसमें बेचारे सब सेलेक्ट हो जाएं। ठीक है, बेचारे मैं इसलिए वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ही उनका बहुत ज़्यादा योगदान है शिक्षा में, क्योंकि 2001 से सब लगे पड़े हैं और हमारे स्कूल में भी हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तो इसलिए जो है मैं चाहता हूँ कि सभी लोग सेलेक्ट हो जाएँ। आगे आते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, सामान्यीकृत विचार तथा विशेषताएं जो एक पुरुष तथा महिला में होनी चाहिए। जाहिर सी बात है क्या होना चाहिए? जाहिर सी बात है कि पोलाइट हो, व्यवहारिक हो, या हमारे हिसाब से अब ऑप्शन का खेल है बस ये। अब आप अगर इन एक एक का वर्ड सीख लेंगे तो ये फिर आएंगे, बस अपने हिसाब से नोट्स बनाइएगा देसी भाषा में, और जिससे कि आपको जैसे ये आए, अच्छा इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। तो असमानता समझ लीजिए, समानता ये भी जानते होंगे, जेंडर भूमिका
भूमिका का मतलब है कि वो किस तरीके से कोशिश कर रहे हैं। जेंडर ऋण धारणा यानी कि उनकी धारणा क्या है, ये सबकी विशेषताएं हैं। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं, किसी विद्यार्थी की अनुचित अनुक्रिया को निपटाने का उत्तम तरीका क्या है। अब कोई विद्यार्थी है वो अनुचित अनुक्रिया कर रहा है, मान लो कि वो नहीं पढ़ पा रहा, बच्चों को पीट रहा है, शरारती है, तो उसे हम पीटेंगे तो जाहिर सी बात है नहीं सीखेगा। ठीक है, अब उसके लिए क्या है, कुछ ऐसा पोलाइट चीज़ किए जाए कि वो उसे मार के पीट के कोई नहीं सीखता, सिर्फ अनुकरण से सीखता है। सिंपल सी बात, कहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ नहीं रहा, तो आपको टीवी ज़्यादा देखता है, क्योंकि टीवी जब भी देखता है जब आप भी ज़्यादा टीवी देखते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, वो अनुकरण से सीखता है, आप जानते ही हैं। तो आप कोशिश करिए कि आप पढ़ने बैठेंगे तो आपका बच्चा भी पढ़ने बैठ जाएगा। ठीक है, तो विद्यार्थी को पुनः विषय वस्तु के विस्तार से समझाना। विषय वस्तु नेगेटिव काट दो, विद्यार्थियों के उत्तर गलत है काट दो, दूसरे विद्यार्थी सही उत्तर काट दो, आंसर ही निकल गया। कितनी जल्दी निकला, ऐसे ही कोशिश करनी है, टाइम भी बचा और सीधी सी बात है अवसर आ गया, आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं अब सूक्ष्म अध्यापन। अब माइक्रो टीचिंग एक तकनीक है, देखो माइक्रो टीचिंग आया। अब अंतर क्या है, सीटेट केवीएस में इतना और यूपीटेट में ये अंतर है कि इसमें माइक्रो टीचिंग क्या है कि उसमें तो पूछता है कितने समय लगता है, क्योंकि उसमें सिर्फ रटने वाले क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ज़्यादा मुश्किल होता है थोड़ा वो, तो उसमें 36 आ गए। इसमें क्या है कि वो पूछेगा कि माइक्रो टीचिंग में तुमने करी होगी बीएड में, बीटीसी में, उसमें क्या करा, तो आपने क्या करा है कि कुछ स्पेशल करा होगा कि अच्छा इतनी अवधि का है तो हमें अपनी सारी परफॉर्मेंस देनी है, ये तो करा था, बस वही आंसर लगा दो। अब इसके लिए भी 1 घंटा देखोगे तो फिर तो कैसे सेलेक्ट हो जाओगे, फिर कहोगे कि पेपर छूट गया। यही होता है ज़्यादातर बच्चों के, जो ज़्यादा पढ़ते हैं उनका पेपर छूटता ही छूटता है, क्योंकि वो पढ़ते ही रहते हैं बस प्रैक्टिस करते नहीं। कम संख्या वाली कक्षाओं में अध्यापन हेतु गलत। अनुरूपण सिस्टम अध्यापन हेतु विशिष्ट अध्यापन कौशल में शिक्षक की कठिन अवधारणाओं का बिल्कुल गलत, तो उत्तर हो गया। ये विशिष्ट अध्यापन तो करते हैं, एक चार्ट बना के ले जाते हैं प्रकाश का, लाइट का या कुछ भी, तो उसमें हम लेसन प्लान बनाते हैं, तो विशिष्ट प्रक्रियाएं, आंसर हो गया, सिंपल। नेक्स्ट आते हैं अगला, बस ये हो गया आपके ख़त्म। लास्ट बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और नेक्स्ट मैं टॉपिक वाइज लेके आऊँगा, क्योंकि अब ये इसे ऐसे इम्प्लीमेंट करना है। आप अभी से प्रैक्टिस सेट खरीदिएगा और ऐसे ही करेंगे तो आपके 55 नंबर ये समझ लीजिएगा बिल्कुल कन्फर्म हो जाएंगे 60 में से। ठीक है, तो ऐसे इम्प्लीमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मेरी आएगी, मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और आगे मैं टॉपिक वाइज लाऊंगा, क्योंकि टाइम की थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन धीरे धीरे मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू।